हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022-2024 सेशन है। इसमें सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जिनमें से नंबर प्रश्न क्रमांक 1 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताइए और इसकी प्रकृति और विशेषताएं भी बताइए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं, जो कि लैटिन वर्ड एजुकेयर से आया है। एजुकेयर शब्द का अर्थ होता है सामने लाना या विकास करना। और साइकोलॉजी साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइक प्लस लोगोस। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी का अर्थ हम बोल सकते हैं कि आत्मा का विज्ञान। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान पर आते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान, इसको पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन कालांतर में इसको चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। फिर अंत में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। स्किनर जी ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति कैसी है शिक्षा मनोविज्ञान की? वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्य कारण संबंध होता है, खोजबीन की जाती है, सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है, फिर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इसकी विशेषताएं, ये व्यवहारिक विज्ञान है, छात्र व्यवहार में परिवर्तन, वस्तुपरक विज्ञान, बालक के जन्म के पूर्व अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण, व्यक्तिगत और सामूहिक अध्ययन। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। तो इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं। विकास व इंसानुक्रम, अधिगम प्रक्रिया, व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य, मापन, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसंधान, निर्देशन, शिक्षण विधियां, इन सब में शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की कार्य उपयोगिता बताइए। तो ये 3 प्रकार के हैं, एक शिक्षक के लिए, दूसरा शिक्षण में, तीसरा अधिगम में है। तो शिक्षक के लिए बालक का स्वभाव, बालक के विकास का ज्ञान, चरित्र निर्माण, शैक्षिक समस्याओं की जानकारी, पाठ्यचर्या निर्माण में सहायक, समय सामग्री निर्माण में सहायक, समय सारणी निर्माण में सहायक, शिक्षण विधियों का चुनाव, नवीन विधियों का प्रयोग, स्वयं का ज्ञान। शिक्षण की बात करें तो शिक्षण में विद्यार्थी को जानना, सीखने के लिए उचित परिस्थितियों व वातावरण का समायोजन, अनुशासन स्थापित करना और मार्गदर्शन। अधिगम में सीखने के लिए अभिप्रेरित योग्यताओं या क्षमताओं को जानना, समायोजन और अनुकूलन, धारण क्षमता में वृद्धि। अगला प्रश्न है अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर। अंतर के आधार सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ। तो इसका अर्थ क्या? अभिवृद्धि मतलब शरीर की वृद्धि से सामान्यतः लिया जाता है। विकास में शारीरिक प्लस मानसिक वृद्धि इसमें शामिल रहती है। परिवर्तन, इसमें संरचनात्मक, मात्रात्मक इत्यादि परिवर्तन होते हैं। इसमें प्रकार्यात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। परिपक्वता, ये आजीवन नहीं चलती है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, ये आजीवन चलती है, सतत रूप से चलती है। इसकी प्रक्रिया एक निश्चित समय तक चलती है, जबकि इसकी प्रक्रिया आजीवन चलती है, सतत रूप से चलती है। अवधारणा, अभिवृद्धि का अर्थ सीमित होता है, विकास का अर्थ या उसकी जो अवधारणा है वो बहुत व्यापक होती है। अभिवृद्धि को विकास का ही एक चरण माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि विकास में ही अभिवृद्धि निहित रहती है। हम आते हैं अगला टॉपिक पे, मानवतावादी मनोविज्ञान। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो संपूर्ण मानव विकास के अध्ययन पर बल देता है, ये मानवतावादी मनोविज्ञान है। इसकी मान्यताएं हैं अनुभवात्मक व्यवहार, व्यक्तिपरक व्यक्तिनिष्ठ व्यवहार, लोक स्वभावतः अच्छे होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अनुभव अद्वितीय है, मानव व्यक्तिगत उत्तरदायी है। योगदान, पदक्रम की आवश्यकता, व्यक्ति केंद्रित उपचार, सकारात्मक संबंध, मुक्त इच्छा एवं स्व अवधारणा। अब हम आते हैं अगला, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इनको, जीन पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है। इन्होंने बताया है कि मानसिक विकास होता है, उसे ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, जिसमें बुद्धि, चिंतन, भाषा का परिवर्तन इत्यादि सम्मिलित रहता है। इन्होंने इसके 4 पक्ष बताए हैं। पहला, जैविक या शारीरिक परिपक्वता,
जिसे हम बायोलॉजिकल और फिजिकल मैच्योरेशन कहते हैं। दूसरा भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। तीसरा सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। चौथा है बैलेंस यानी कि संतुलन। इन्होंने 4 अवस्थाएं भी बताई हुई हैं, जिनमें से पहली अवस्था है संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में होती है और इसको पेशीय कार्य से समझ का विकास इसमें होता है, जिसमें स्पर्श करना, चूसना, चिल्लाना, हाथ पैर हिलाना इत्यादि सम्मिलित रहता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 2 से 7 वर्ष तक इसका समय माना गया है। इसमें सामाजिक व्यवहार अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है, कल्पना करना बच्चा शुरू कर देता है, अतार्किक चिंतन शुरू कर देता है। अगला है मूर्त क्रियाकाल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 12 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चा करके सीखता है और तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगली है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 12 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इसमें समस्याओं को जानना, उसका समाधान करना बच्चा सीख जाता है। मूर्त अमूर्त चिंतन करने के साथ साथ तार्किक चिंतन भी सीख जाता है। अगला टॉपिक है जेडपीडी। जेडपीडी को अपन क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको अधीनस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा वास्तविक विकास एवं संभाव्य विकास के स्तरों के बीच के अंतर को वाइगोट्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। अगला भाषाई विकास। भाषाई विकास से हम क्या समझते हैं? भोलाराम तिवारी जी ने कहा है कि भाषा निश्चित प्रयत्नों के फलस्वरूप मनुष्य मनुष्य के मुंह से निसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है, जिसका अध्ययन एवं विश्लेषण किया जा सके। भाषा विकास के सिद्धांत, इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसे नंबर फर्स्ट है दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, रणन सिद्धांत, जिसे डिडॉट सिद्धांत भी कहते हैं, शब्द अर्थ आघात से संबंधित है और शून्य से संबंधित है। चौथा है आवेग सिद्धांत, इसे पुह सिद्धांत भी बोलते हैं। इसमें इमोशंस के द्वारा भाषा निकली है ऐसा माना जाता है। अगला है श्रम ध्वनि सिद्धांत, यो हे हो सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुकरण सिद्धांत, इसे बॉट सिद्धांत कहते हैं। इंगित सिद्धांत, जेस्चर थ्योरी भी इसे कहते हैं। अगला है समन्वय सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं तो कोलबर्ग और गिलन का नैतिक विकास का सिद्धांत। अच्छा, क्या है ये कोलबर्ग एंड गिलेन्स मॉरल डेवलपमेंट? नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण होते हैं, उन्होंने बताया है। पहला जो स्तर है उसे पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं, जिनमें से इसके चरण है दंड और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। दूसरा व्यक्तिवाद, कारणवाद एवं विनिमय, इंडिविजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सचेंज। दूसरा है परंपरागत स्तर, इसमें अंतर्वैयक्तिक संबंध, अच्छा बालक या बालिका, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। चौथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। तीसरा पश्च परंपरागत स्तर, इसमें भी 2 चरण आते हैं, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट्स। छठवां सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जिसे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल बोलते हैं। अगला टॉपिक नंबर 10 बहुमुखी एवं बहुआयामी विकास किसे कहते हैं? तो बहुमुखी और बहुआयामी विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अगला जीवन काल के माध्यम से निरंतर विकास से आप क्या समझते हैं? तो कहने का मतलब है कि जो विकास है, विकास की प्रक्रिया है, वो पूरी जीवन पर्यंत चलती है। विकास की गति जैसे हमें पता है, जन्म से पहले गर्भावस्था के दौरान बहुत तीव्र होती है, 1 वर्ष बाद मंद पड़ जाती है और पूर्व किशोरावस्था में पुनः ही तीव्र हो जाती है। टॉपिक नंबर 12 विकास सतत या असतत प्रक्रिया। विकास सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया है? तो हम जैसा कि जानते हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। टॉपिक 13 बालकों के संदर्भ में आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो बाल विकास के समस्त पक्षों का अध्ययन करने हेतु प्राय विभिन्न आंकड़ों का एकत्रीकरण करने के लिए कुछ विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से पहली है प्राकृतिक अवलोकन विधि, जिसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड बोल सकते हैं। इसमें बाल व्यवहार का अध्ययन बिना किसी हस्तक्षेप के बालकों के प्राकृतिक रूप से किया जाता है, यानी इसमें पता नहीं होता है बच्चों को कि उनका अवलोकन किया जा रहा है, लेकिन उनका अवलोकन किया जाता है। दूसरा है साक्षात्कार इंटरव्यू। इसमें इंटर शब्द का अर्थ होता है आंतरिक और व्यू शब्द का अर्थ होता है अवलोकन, अर्थात इंटरव्यू का मतलब होता है आंतरिक अवलोकन करना। इसकी विशेषता है इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। इसमें तथ्यों का संकलन किया जाता है। यह एक क्रमबद्ध प्रविधि है
अंतर्वैयक्तिक स्थिति, विशिष्ट उद्देश्य, इसकी विशेषताएं हैं। अच्छा, तीसरा है बालकों से संबंधित प्रभावी जर्नल्स, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स अबाउट चिल्ड्रन। इसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं, डायरी, जर्नल्स इत्यादि आ जाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें बाल श्रमों की संख्या पता करना है, इनके संबंधित आंकड़े एकत्रित करना है, जैसे अमानवीय कार्य जो कराए जा रहे हैं वो उससे संबंधित एक आंकड़े एकत्रित करना है। तो ये प्रभावी जर्नल्स जो हैं उसकी बहुत अच्छी मेथड है। अगला है उपाख्यानात्मक आंकड़े, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ये बालकों की किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का पुनः स्मरण करके एक दस्तावेज तैयार करता है। बालकों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं, कार्यों का वर्णन इसमें किया जाता है। अगली है कथा विधि, नैरेटिव मेथड। कथा को विस्तार पूर्वक वर्णन करके सुनाया जाता है इसमें। अगली है नैदानिक विधि, जिसे क्लिनिकल मेथड बोलते हैं। बालक की व्यक्तिगत व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं, रुचियों, योग्यताओं आदि का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोवैज्ञानिक स्वयं बालक, अभिभावकों, शिक्षकों से पूछताछ कर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बालक से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करता है और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनका नैदानिक उपचार करता है। हम इनका रिकैप करें, कौन कौन सी विधियां थी? प्राकृतिक अवलोकन, साक्षात्कार, जर्नल्स, उपाख्यानात्मक आंकड़े, कथा और नैदानिक विधि। अब हम विकासात्मक विधियों की तरफ चलते हैं। मानव विकास की प्रक्रिया को क्रमिक एवं निरंतर रूप से समझने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें सबसे पहली अनुदैर्घ्य विधि, अनुदैर्घ्य विधि, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। इसको कालानुक्रमिक विधि भी बोलते हैं। इसको फेल्स महोदय ने स्थापित किया था। अनुदैर्घ्य विधि में एक ही व्यक्ति का एक समयावधि तक प्राय कई वर्षों या उससे अधिक समय तक अध्ययन किया जाता है। इसमें एक या अधिक व्यक्तियों के केवल एक समूह का अध्ययन किया जाता है। अगली है प्रतिनिध्यात्मक विधि, इसे क्रॉस सेक्शनल मेथड बोलते हैं। इसको हम समकालीन विधि, प्रतिखंडात्मक क्षैतिज विधि या मानकीकृत मेथड, मानकीकृत विधि भी कहते हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता अलग अलग उम्रों और सामाजिक आर्थिक स्तरों से छात्रों का चयन कर कई समूह बनाते हैं, जिनका अध्ययन एक समय में एक साथ किया जाता है। अगली है अनुक्रमिक डिजाइन विधि, से सिक्वेंशियल डिजाइन मेथड बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल मेथड और क्रॉस सेक्शन मेथड, इन दोनों को मिला के बनाई गई है। इस विधि में शोधकर्ता विभिन्न आयु वर्ग के सहभागियों, प्रयोज्यों का चयन करके एक दस्ता समूह बनाकर उनका अलग अलग समयांतराल पर अध्ययन करता है। अगली है दस्ता विधि, जिसे कोहॉर्ट मेथड बोलते हैं। ये एक ही अवधि में जन्मे बालकों के समूह को दस्ता समूह कहा जाता है। इस विधि में केवल उन बालकों का अध्ययन किया जाता है जो समान समयावधि में विकसित हुए हैं तथा जो एक विशेष सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अवस्था से प्रभावित हुए हैं। चरित्र लेखन विधि, बायोग्राफिकल मेथड। यह विधि बालक अथवा व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाओं को एकत्र करने की विधि होती है। बालकों के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक विकासों का वर्णन प्रतिदिन के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। अगली है जीवन इतिहास विधि, जिसे केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के पूर्व इतिहास का पता लगाया जाता है। इसके लिए विभिन्न लोगों से, व्यक्ति के माता पिता, पड़ोसियों, शिक्षकों, संबंधियों आदि से संपर्क कर पूछताछ की जाती है और तथ्यों का संकलन करते हुए विभिन्न कड़ियों को आपस में जोड़ा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना है। निरीक्षण विधि, जिसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक नियंत्रित अवलोकन, जिसे कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दूसरा अनियंत्रित अवलोकन, जिसे अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, एक औपचारिक निरीक्षण होता है जिसे हम फॉर्मल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें विषयी को ज्ञात होता है कि उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। दूसरा होता है अनौपचारिक निरीक्षण, जिसे हम इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें विषयी को ज्ञात नहीं होता है कि उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। धन्यवाद।